जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में यूपीएससी सीएपीएफ 2020 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सिविल सर्विसेज के लास्ट 3 इयर्स, सीडीएस के लास्ट 3 इयर्स के दोनों पेपर्स और सीएपीएफ के 2022 और 2021 इन दोनों पेपर को भी डिस्कस कर लिया है। तो इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, एक एक सवाल बारीकी से समझिए, बहुत पीसफुली प्रत्येक सवाल को खुद से पहले अटेम्प्ट करिए। बिकॉज सिविल सर्विसेज के लिए भले ही आप अपेयर कर रहे हों, बट सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए के भी कुछ सवाल, इन सवालों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से सिविल सर्विसेज 2022 में लगभग 25 से 30 सवाल प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड थे। तो उस वीडियो को आप चैनल पर देख सकते हैं, ज़रूर देखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही बहुत सारे सवाल फ्रेम किए जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। तरीका हमारा वही होगा, प्रत्येक सवाल आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, इस बात का ध्यान दीजिए। और स्किप का भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, मतलब आप खुद से समझ लीजिए कि कौन सा सवाल आपको स्किप करना है, बिकॉज काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में स्किप करना ज़रूरी होता है। स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री सेक्शन से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। साइंस के लिए मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि साइंस की डिस्कशन आप चाहते हैं या नहीं। बिकॉज साइंस अगर आप देखें तो फैक्चुअल साइंस आती हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए खास करके बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं होगी, बिकॉज साइंस एंड टेक के अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्कशन कर दूंगा, और जब सीडीएस और एनडीए इनके साइंस को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा पहला सवाल है 51 नंबर। देखिए, ये जो सवाल है हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पर इसी चैनल पे, यानी फेसेट्स ऑफ यूपीएससी हमारे चैनल के अंदर, आपको 2 तरीके के वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। 2 वीडियो नहीं कहा है मैंने, 2 तरीके के कहा है। पहला तो ये जो हमने एनसीईआरटी डिस्कस की है, उस टाइम पे मैंने डिस्कस किया है 6, 7, 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री हमने डिस्कस की है। और दूसरा तो ये कि हमने अलग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज़ कवर की हैं। तो उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने अलग से पहले डिस्कस किया हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिटेल में। फिर इस टॉपिक से 50-60 सवाल यूपीएससी के ही अलग अलग परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें हमने कवर किया। तो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन में क्या है। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठाएं, बिकॉज अगर आप उन सवालों को अच्छे से कवर कर लेंगे तो ऐसे सवाल आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे भी जैसा सोर्सेज बताऊँ जो ज़्यादा आसान सवाल नहीं है उनके सोर्सेज, बिकॉज कुछ ऐसे सदाबहार सवाल हैं जो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो वो तो एनसीईआरटीज़ के अंदर आसानी से देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो हिंदी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट का क्या मतलब होता है, सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प, यानी सबसे जो खास शिल्प आप कह लें। पहला है स्टेटाइट सील, दूसरा है ब्रिक्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, तीसरा है गोल्ड बेंगल्स, और चौथा है सिल्वर स्पिटून। सिल्वर स्पिटून देख लीजिए, रजत यानी चांदी का पीक दान। दोस्तों, ये सवाल थोड़ा कठिन है और कंफ्यूजिंग है, बट पहले ऑप्शन देखिए और खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे जिनको लेकर के बहुत बार आप कंप्लीटली ब्लैंक होंगे, बट आपको लॉजिकल गेसिंग करनी पड़ेगी, कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2, 3 एंड 4, और चौथा है 1, 2 एंड 3। सो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं। दोस्तों, ये थीम्स एनसीईआरटी है। थीम्स एनसीईआरटी आपको पता है कि हिस्ट्री की जो न्यू वाली एनसीईआरटी सीरीज़ है, इसके अगर आप थीम 1 में देखेंगे, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी हम थीम 4 को थीम 2 को डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, एक एक थीम कहने को तो एक चैप्टर है, बट काफ़ी सारी बातें हैं, बिकॉज काफ़ी कम चैप्टर्स हैं। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट वाले बुक में हम देखें तो केवल 4 ही चैप्टर हैं, बट प्रत्येक चैप्टर काफ़ी डिटेल्ड है और प्रत्येक कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करते हैं, इसलिए काफ़ी सारे वीडियो पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चैप्टर के अंदर देखिए बॉक्स है, और मैंने आपको बताया है कि किसी भी हाल में आपको एनसीईआरटी के बॉक्सेस इग्नोर नहीं करने हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे डायरेक्ट सवाल हमने कवर भी किया है और पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है,
हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले तो यही बताया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है हड़प्पा संस्कृति के नाम से यानी हड़प्पन कल्चर के नाम से जानी जाती है। और कल्चर का यूज, कल्चर जो टर्म है या कल्चर जो वर्ड है, आर्कियोलॉजिस्ट इस वर्ड का यूज किस लिए करते हैं? ये रेफर करते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो कि खास तरह के हैं, जो स्टाइल में डिस्टिंक्टिव है। और सबसे खास बात तो ये है कि किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं किसी खास पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे मान लीजिए हड़प्पन कल्चर की अगर हम बात करें तो कोई खास तरह का ऑब्जेक्ट जो एक नेचर में डिस्टिंक्टिव है, बिल्कुल इसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो कल्चर कहलाएगा। इसके बाद देखिए डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया। डिस्टिंक्टिव का मतलब खास तरह के ऑब्जेक्ट जिनमें सील हैं, बीड हैं, वेट्स हैं और स्टोन ब्लेड्स हैं और इवन बेकेड ब्रिक्स भी देखने को मिलेंगे यानी पकी हुई ईंटें। और ये कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? तो अफ़गानिस्तान से, जम्मू से, बलूचिस्तान से, गुजरात से। हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है इस बुक में भी, और जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जब हमने डिस्कस की थी उस टाइम पे भी, और अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में भी हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों अभी हमने सील देखा, ठीक है, और बीड्स देखा, ब्रिक्स के बारे में हमने बात की, बीड्स भी हमने देखा बट बीड्स नहीं है यहाँ पे, तो 1 और 2 हमने देखा। देखिए क्या गोल्ड बेंगल्स मौजूद थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में? तो इसका जवाब है जी मौजूद थे, बट ये डिस्टिंक्टिव नहीं है। डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स वो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कई जगहों पे देखने को मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो इस वजह से गोल्ड बेंगल हम शामिल नहीं कर सकते। वैसे भी इस सवाल को एग्जामिनर के द्वारा थीम्स वाली बुक से ही फ्रेम किया गया है। यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे कि एनसीईआरटी से किस एनसीईआरटी से कितनी वेटेज है, तो इस वजह से हम 3 को शामिल नहीं कर सकते। तो वैसे भी 2 स्टेटमेंट ही यहाँ पे फंसते, तो डी नहीं है इसका आंसर। ऑफिशियल आंसर भी ऑप्शन बी है। किसी तरह का डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, गोल्ड बेंगल्स थे, ऑब्वियसली थे, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट में आप इसे नहीं गिन सकते, नहीं शामिल कर सकते। तो दोस्तों अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ लिया है या नहीं भी पढ़ा है, अगर आपने पढ़ लिया है बुक से तो आप अपना वक्त बचा सकते हैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करके। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत है तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कंपाइल कर दिए हैं, और केवल आपको जाना है हिस्ट्री प्लेलिस्ट में और वहाँ से उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो खैर काफ़ी आसान सवाल है, 16 महाजनपद में कौन शामिल नहीं है? तो मैंने आपको बताया है, और देखिए इस टॉपिक पर भी मैंने सेपरेट वीडियोस बना दी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इन सवालों को देखने के बाद ये सेपरेट वीडियोस तैयार किए, बिकॉज ये सदाबहार सवाल हैं। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, महाजनपद से सरल या कठिन सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही। तो देखिए महाजनपद में कुरु हैं, वत्स हैं, बिल्कुल हैं, गांधार भी हैं, लेकिन कलिंग देखिए महाजनपद का पार्ट नहीं है। कलिंग तो इनफैक्ट अशोक के टाइम पे चर्चा में आता है, और कलिंग से कई सारे सवाल बने हैं, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन महाजनपद का डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, बिकॉज अगेन हमने सेपरेट वीडियो सीरीज़ में बात की है, और इन सभी सवालों को और इस तरह के और भी कई सारे सवालों को, कुछ अतरंगी सवाल भी हैं जो डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, उन्हें भी कवर किया है। तो उन सवालों को आप ज़रूर अच्छे से कवर कर लीजिए। और देखिए प्रत्येक सवाल में अगर आपको कोई, प्रत्येक टॉपिक में अगर आपको कोई नया सवाल देखने को मिलता है तो उन्हें अपने बुक में या फिर नोट्स में ज़रूर शामिल कर लें। दोस्तों अभी ये सवाल काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो खारवेल का है, ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ कलिंगा रीजन के डिटेल में बात करता है। और ये किनका इंस्क्रिप्शन है? तो ये असल में महापद्मनंद का है, और आई थिंक ये नंद वंश के संस्थापक हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो कि महापद्मनंद के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी कलिंग रीजन में। कलिंग मॉडर्न डे ओडिशा का पार्ट है, ये बात आप ध्यान रखिए। और इनफैक्ट धौली इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो धौली इंस्क्रिप्शन और जो रॉक एडिक्ट 13 है, ये दोनों ही बताते हैं कलिंगा वॉर के बारे में, और ऑब्वियसली अशोक से संबंधित जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, कलिंगा विक्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है, किस इंस्क्रिप्शन में जिक्र है? तो मास्की, रुद्रदामन, जूनागढ़, हाथी गुम्फा, कोई भी आंसर नहीं होगा इसमें, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कलिंगा विक्ट्री में अगर स्पेसिफिकली इंस्क्रिप्शन की हम बात करेंगे तो धौली इंस्क्रिप्शन ओडिशा में देखने को मिलेगा। और रॉक एडिक्ट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली रॉक एडिक्ट 13 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कलिंगा विक्ट्री के बारे में बताता है। कलिंग से संबंधित कुछ सवाल सिविल सर्विसेज में भी आए हैं, तो उन्हें भी कवर कर लेते हैं।
तो असर्शन देखिए क्या कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को एनेक्स किया, मौर्यन एम्पायर से मिला लिया। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कलिंग जो है ये लैंड और सी रूट को कंट्रोल करता है साउथ इंडिया से। तो हाँ, ये दोनों ही बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ये भी सिविल सर्विसेज का है। देखिए जैनिज्म से संबंधित सवाल है और अगेन बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों टॉपिक पर सेपरेट मोस्ट कम्प्रिहेंसिव वीडियोस मैंने बना दिए हैं, क्योंकि आपको भी पता है हर साल बुद्धिज्म और जैनिज्म से एक सवाल सिविल सर्विसेज में आते हैं। हालांकि सिविल सर्विसेज 2022 में 2 बुक्स पूछे गए और बुद्धिज्म जैनिज्म से संबंधित, और काफ़ी टफ नेचर के थे, बट अगेन उपिंदर सिंह वाली बुक से थे तो वहाँ से आप कवर कर सकते थे। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि कुछ खास टॉपिक के लिए कुछ खास बुक आपको रेफ़र करनी है, वो सारे अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दी हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन है, जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल बाहु। यहाँ पे देखिए करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट। दूसरा देखिए द जैनाज हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर। देखिए और ये 2 ऑप्शन है हमारे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है जैनिज्म एंजॉयड द पेट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खारवेल इन 1st सेंचुरी BC, यानी कलिंग के राजा खारवेल ने पेट्रोनेज प्रदान किया जैनिज्म को। और चौथा ऑप्शन है कि इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म में जो जैना है ये वर्शिप करते हैं इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बिकॉज डी गलत है। इमेज वर्शिप की बात कभी भी नहीं देखने को मिलती, तो इस वजह से डी गलत है। और ये सब कुछ उल्टा पुल्टा इन्होंने लिखा है, यानी भद्रबाहु की जगह यानी श्वेतांबर की जगह दिगंबर की बात कर दी गई है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। और देखिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए श्वेतांबर दिगंबर इनके विषय में, और ये सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया है। जैनिज्म वाले वीडियो लेक्चर को आप रेफ़र करिए, बिकॉज यहाँ पे इन टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम कवर करेंगे तो वैसे ही 20-30 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इन्हें मैंने ऑलरेडी सेपरेटली कवर कर दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। कलिंग के राजा खारवेल 1st सेंचुरी BC में जैनिज्म को पेट्रोनेज देते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन CDS का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 स्टेटमेंट है। किंग अशोक अबोलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट एंड डिस्बैंडेड हिज आर्मी, यानी जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, जो फिजिकल पनिशमेंट होती थी, इसे अबॉलिश कर दिया गया अशोक के द्वारा और आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया गया। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि कलिंग वॉर के बाद अशोक रिमोर्सफुल हो गए, यानी आप कह लें कि पछतावा में चले गए और एक बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 के बारे में तो बिल्कुल श्योरिटी है कि वो रिमोर्सफुल हो जाते हैं, इनफैक्ट पैसिफिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाते हैं और युद्ध और रक्तपात की नीतियों को सदा के लिए त्याग देते हैं। तो सेकंड बिल्कुल सही है। बट देखिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि किंग अशोक ने कैपिटल पनिशमेंट को भी अबोलिश किया और आर्मी को डिसबैंड कर दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। आर्मी डिसबैंड नहीं की गई थी और ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इनफैक्ट इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आर्मी डिसबैंड कर दी जाएगी तो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं काफ़ी आप कह लें कि मौर्यन टाइम की, तो उस टाइम पे अगर आप देखें अगर आर्मी डिसबैंड कर दी जाती तो अटैक होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा था, पहली बात किंगडम से, और दूसरा कोई भी चीज़ें सही रेगुलेट वे में नहीं चल पाती। तो ऑब्वियसली अशोक के द्वारा पैसिफिस्ट पॉलिसीज़ अपनाई गई, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। धम्म की नीतियों को अपनाया गया। इनफैक्ट अगर आप रॉक एडिक्ट को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पीस का मैसेज हर तरफ दिया जा रहा है, जैसे किसी खास दिन जानवरों का वध नहीं किया जाएगा और ब्राह्मणों के लिए, और अलग अलग कई तरह की बातें हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि पैसिफिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाया गया है। बट ये बात गलत है कि कंप्लीटली आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर बनता है कि केवल स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। दोस्तों कई सारे सवाल हमने यहाँ पे कवर किए हैं और हिस्ट्री में लिंकेज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एक सवाल जब हम पढ़ें तो केवल सवाल का आंसर करके आगे बढ़ना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक स्टेटमेंट, जैसे कलिंग के बारे में पूछा गया तो कई सारे सवाल हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड यहाँ पे कवर किए। इनफैक्ट खारवेल के बारे में हमने देखा कई बार सवाल पूछा जा रहा है, कलिंग के राजा खारवेल के विषय में। एक सेपरेट वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा और उसमें हम इंस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे, बिकॉज इंस्क्रिप्शन से काफ़ी सारे सवाल आते हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है महाजनपद के विषय में अगर हम बात करें तो एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ महाजनपद के संदर्भ में, देखते हैं आपको चीज़ें याद हैं या नहीं। तो वो क्वेश्चन ये है कि रिपब्लिक सिस्टम किस महाजनपद में देखने को मिलता है? इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम। और दूसरा सवाल, किस किंगडम में ओलिगार्की देखने को मिलती है, यानी कुछ राजाओं के द्वारा 4-5 या उनसे ज़्यादा समूह के राजाओं के द्वारा रूल किया जा रहा था। दोस्तों अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर
प्रिस्क्राइब्ड एज द ड्यूटीज ऑफ वैश्याज अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्रा, यानी धर्मशास्त्रा के अकॉर्डिंग वैश्याज को कौन सी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई थी। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, स्टडिंग द वेदास, दूसरा इंगेजिंग इन ट्रेड। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 nor 2। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये थीम 3 है, यानी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, और थीम 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के बारे में बातें करता है। और देखिए ये जो चैप्टर है यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, तो इन्हें हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर में भी जितने टॉपिक हम ऑब्वियसली कवर करेंगे। अभी हम थीम 2 को कवर कर रहे हैं। सो इस चैप्टर में देखिए जो थर्ड पॉइंट है ये सोशल डिफरेंसेस पर बात करता है, यानी कास्ट के विद इन और कास्ट के बियॉन्ड भी फ्रेमवर्क पर डील करता है। तो देखिए राइट ऑक्यूपेशन पर धर्मशास्त्राज और धर्मसूत्राज ये जो हैं ये रूल्स हैं आइडियल ऑक्यूपेशन के बारे में। आइडियल ऑक्यूपेशन का मतलब ये है जो 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णा सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। इनमें ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास, यानी वेद की पढ़ाई और वेद की टीचिंग से संबंधित ब्राह्मण्स वर सपोज। इसके बाद देखिए परफॉर्म सेक्रीफाइजेज एंड गेट सेक्रीफाइजेज परफॉर्म्ड, ये 2 बातें हैं। इसके अलावा गिव एंड रिसीव गिफ्ट, यानी गिफ्ट लेने और देने की बातें हैं। इसके बाद अगर बात करें क्षत्रियाज की तो वारफेयर, लोगों को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस एडमिनिस्टर करना, वेदाज की स्टडी करना और सेक्रीफाइजेज परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे पढ़िए द लास्ट 3 ऑक्यूपेशन वर ऑल्सो असाइन टू द वैश्याज, यानी वैश्याज को भी लास्ट 3 ऑक्यूपेशन असाइन थे। कौन कौन से, तो यहाँ पे अगर हम लास्ट 3 देखें तो मेक गिफ्ट्स है, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड हैं, स्टडी द वेदास हैं। ये 3 जो हैं, ये 3 जो ऑक्यूपेशंस हैं ये असाइंड थे वैश्याज को भी। इसके अलावा इंगेज इन एग्रीकल्चर, पेस्टोलिज्म एंड ट्रेड, ये सारी बातें भी एक्सपेक्टेड थी फ्रॉम वैश्याज अकॉर्डिंग टू द वर्णा सिस्टम और धर्मशास्त्राज और धर्मसूत्राज के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर बात करें शूद्राज की तो शूद्राज वर असाइंड ओनली 1 ऑक्यूपेशन दैट ऑफ सर्विंग द 3 हायर वर्णाज। सो दोस्तों आप साफ साफ समझ सकते हैं कि डायरेक्टली सवाल जो है वो इसी बुक से फ्रेम किया गया है, तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। स्टडिंग द वेदास अभी हमने देखा लास्ट 3 फंक्शंस के नाम पे बताया गया है, और इंगेजिंग इन ट्रेड ये भी था, अभी हमने देखा अलग से कुछ ड्यूटीज़ असाइन किए गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर सवाल यहाँ पे एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये काफ़ी टफ सवाल ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है, ये हालांकि ज्योग्राफी वाले मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगला सवाल देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द सातवाहन्स रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन, और दूसरा कथन ये है सातवाहन रिपेयर्ड एंड रीबिल्ट सुदर्शन लेक। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो हमने लास्ट के ही लेक्चर में डिस्कस किया है और मैंने कई बार बोल दिया था कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सवाल देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है, आपको बताना है कि क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों ही बातें सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। दोस्तों सातवाहन के बारे में अगर आप देखें तो कई सारे चैप्टर्स में डिस्कस किया गया है। इनफैक्ट किनशिप कास्ट एंड क्लास जो चैप्टर अभी हम कवर कर रहे हैं इसमें भी डिस्कस किया गया है। और सबसे खास बात देखिए सातवाहन किंग के विषय में ये है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि ये मेट्रोनिमिक थे, यानी जो इनका नाम होता था ये मदर के नाम से डिराइव्ड होता था। जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो राजा का नाम तो श्री सातकर्णी है, बट ये गौतमी पुत्र इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ये गौतमी के पुत्र हैं और इनके जो नाम है ये मेट्रोनिमिक है। हालांकि सोसाइटी पेट्रियार्कल ही थी, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा कुछ बातें और, जैसे फाउंडर कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे सातवाहन डायनेस्टी के, तो सीमुख पहली बात। और दूसरा ये कि ये किस पार्ट में रूल करते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट और डेक्कन के पार्ट। ये तो आसान बातें हैं, ये कई बार हमने डिस्कस किया है और पीछे भी कई बार सातवाहन डायनेस्टी से सवाल पूछे गए हैं। एक यूनिक बात ये है कि इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को नर्चर किया। ये सभी बातें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज़रूर आप नोट करें। और इसके अलावा एक और पॉइंट है सातवाहन डायनेस्टी से संबंधित, इनके कॉइन्स बड़े यूनिक देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में आप देखें तो ज़्यादातर कॉइन जो हैं ये गोल्ड सिल्वर इनके देखने को मिलते हैं, बट सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा सबसे ज़्यादा लेड के कॉइन इशू किए गए। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें, ये सबसे प्रमुख बातें हैं सातवाहन वंश से संबंधित। हाँ एक पॉइंट और, श्री सातकर्णी ये सबसे फेमस रूलर थे यहाँ पे, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, सातवाहन वंश से संबंधित।
तो पहली बात यहाँ पे सही है। दूसरा देखिए गलत है। सुदर्शन लेक के बारे में हमने बात की थी, इनफैक्ट मैंने टाइटल भी वीडियो का रख दिया सुदर्शन लेक से संबंधित। सो दोस्तों कई जगहों पे ये बातें बताई गई हैं, ये किनशिप कास्ट एंड क्लास वाले चैप्टर में भी आप देख सकते हैं। रुद्रदामन के विषय में बताया जा रहा है, और रुद्रदामन जो है ये शक रूलर है, इस बात का ध्यान रखिए, बहुत फेमस शक रूलर है। हालांकि शक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी ये आप कमेंट करके बताइए, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। 2nd सेंचुरी एडी की बात है, और ये सुदर्शन लेक को रीबिल्ड करते हैं, यानी दोबारा बनवाते हैं या रिपेयर करवाते हैं। तो ये शक रूलर है असल में, ना कि सातवाहन रूलर। टाइम पीरियड लगभग सेम है, बट ऑब्वियसली रूलर काफ़ी अलग हैं, अलग अलग रीजन के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं, ध्यान रखिएगा। शक रूलर की हम बात कर रहे हैं। सो वैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था सुदर्शन लेक के बारे में। गिरनार हमने मैप में देखा, गुजरात में है, और देखिए ये यहाँ पे शक रूलर रुद्रदामन के विषय में बात की गई। इनफैक्ट एक और बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि एक टेरिबल स्टॉर्म आता है और एम्बैंकमेंट्स जो हैं ये टूट जाते हैं, और इसके बाद जो है ये रिपेयर करवाया जाता है। हालांकि देखिए रिपेयरमेंट और होती हैं, जैसे ये अभी तो हम 2nd सेंचुरी की बात कर रहे हैं, बट 5th सेंचुरी में अगेन जो है कई सारे दूसरे इंस्क्रिप्शन भी बताते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर ने दोबारा इसे रिपेयर करवाया था। वन ऑफ द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, क्लैरिटी यहाँ पे नहीं बताई गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये बात की जा रही है स्कंदगुप्त की, बिकॉज कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस रूलर ने दोबारा रिपेयर करवाया था सुदर्शन झील को, तो आंसर होगा स्कंदगुप्त। तो कुछ बातें हैं जो डायरेक्टली नहीं लिखी हुई हैं एनसीईआरटीज़ में, बट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। जैसे स्कंदगुप्त के बारे में डायरेक्टली नहीं बताया गया, वन ऑफ द गुप्ता रूलर्स लिख दिया गया। तो ये पहला सही है और दूसरा यहाँ पे गलत है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 1 ओनली। दोस्तों कई सारे और भी सवाल हैं यहाँ पे केवल हिस्ट्री से ही। जैसे अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो ये तो पॉलिटी के सवाल हैं, इसके बाद आगे हिस्ट्री के सवाल हमें देखने को मिलेंगे। ये भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सुलह कुल देखिए यहाँ से भी मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। इसके बाद मुगल किंग से यहाँ दूसरा सवाल है। आई थिंक एंशिएंट हिस्ट्री से भी और कई सारे क्वेश्चन हैं। और सो आगे के हिस्ट्री सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क क्या है कि जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया, आई थिंक सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली के बारे में बताया, और इसके बाद मैंने आपको बताया एडिक्ट्स, अशोकन एडिक्ट्स, ये जरूर रिवाइज कर लें, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और हमने कई बार डिस्कस किया है। लास्ट के वीडियो में भी बातें एडिक्ट्स के ऊपर डिस्कस किया लास्ट टू लास्ट में, और इसके अलावा CAPF की जो एनालिसिस हमने की थी 2022 की, उस टाइम पे भी मैंने डिस्कस किया, इनफैक्ट CDS में भी। तो इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महाजन पद वाले टॉपिक को भी रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, और पॉलिटी और बाकी सारे सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।